हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ाने जा रहे हैं। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी आज संधि चल रही है। आज संधि इसका 90 दिन में इसको पूरा कराने का संकल्प है और प्रतिदिन नया पाठ प्राप्त करने के लिए आप 88 10 74 29 20 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसमें आपको नया पाठ मिलेगा। अभी यह संधि में चल रहा उपसर्गा क्रिया योगी कहे बच्चों। इसके पहले कौन सा था? एते धत्युर्सु वृद्धि विधायक सूत्र था। आगे एक और आएगा वृद्धि विधायक, इसके बाद फिर सब पर रूप पूर्व रूप इत्यादि सब आएंगे। एंगी पर रूपम है, पर रूप करेगा, फिर दीर्घ आएगा, फिर पर रूप आएगा, क्या पूर्व रूप आएगा, हरे विष्णु इत्यादि में। तो इस तरह से आगे प्रक्रिया चलेगी, क्या यार। तो सूत्र क्या है? उपसर्गा क्रिया योगी। सूत्र क्या है? उपसर्गा क्रिया योगी, ये सूत्र है। ये सूत्र दो पद का सूत्र है, आपको दिख ही रहा होगा। उपसर्गा क्रिया योगी ये क्या करता है? उपसर्ग संज्ञा करता है। क्या करता है? उपसर्ग संज्ञा करता है। किसकी करता है भैया? तो क्रिया के योग में प्रादियों की। किसकी करता है? क्रिया के योग में जो प्रादि होते हैं इनकी क्या करता है? देखो लिखा हुआ है वृत्ति में, प्रादय क्रिया योग उपसर्ग संज्ञा। प्रादियों की क्रिया के योग में क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। किसकी उपसर्ग संज्ञा होती है? प्रादियों की होती है। किसके योग में? क्रिया के योग में क्या होती है? प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती है। ठीक है भैया, वही देखो लिखा है, क्रिया के योग में प्रादियों की क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा। और हम लोग आगे इसकी विशेष चर्चा करेंगे, इसका समन्वय करेंगे। तो कोई कहा भैया ये बताइए प्रादि है कौन, कितने हैं भैया, कौन है? तो आगे प्रादियों का विवेचन दे रहे हैं। प्रादि कौन है? तो कहा प्रा, परा, अप, सम, अन, अव, निस, निर, दूस, दूर, दी, नी, आदि, आपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। एते प्रादयः, कहा एते प्रादयः सन्ति, है कि नहीं? ये सभी क्या है? प्रादि। क्या है ये? प्रादि। कितने हैं? 22 प्रादि हैं। कौन? प्रा, परा, आप, सम, अन, अव, निस, नीर, वी, नी, आदि, आपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये क्या है? परि, उप। यहाँ तक क्या है? 22 ठो प्रादि। इन्हीं प्रादियों की क्या होती है? क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। ठीक है भैया, और इन्हीं की गति संज्ञा भी होती है क्रिया के योग में। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, प्रादियों की क्रिया के योग में क्या होती है? गति संज्ञा भी होती है और उपसर्ग संज्ञा भी होती है। माने उपसर्ग संज्ञा भी होती है और गति संज्ञा भी होती है। ध्यान रखिएगा। अब भैया आगे आएगा कि क्रिया क्या चीज है। कहे क्रिया के योग में होती है ना। कहे भैया क्रिया क्या है, क्रिया किसका अर्थ होता है, उसको बताने के लिए सूत्र आ गया भूवादयो धातव। क्या आया? भूवादयो धातव। कितने पद का सूत्र है? 2 पद का है। भूवादय और धातव। भूवादय और धातव कितने पद का है? 2 पदों का सूत्र है। इसका अर्थ क्या है? देखो वृत्ति में लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लिखा है, यही है। भूश्च वाश्च इति भुवौ आदिश्च आदिश्च इति आदि भू आदि ये शांते भूवादय अधातव। 2 पद का सूत्र है। इसका विग्रह सब याद कर लेना। ज्यादा पढ़ना होगा तो हमारे सिद्धांत कौमुदी हम पढ़ाए हुए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हो। यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में आप देखोगे तो पूरा प्रथम खंड। इसका देखो अर्थ लिखा, क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा। कहा भैया क्रियावाचिना माने क्रिया का जो वाची हो और भ्वादी हो उनकी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। यानी क्रिया के वाचक जो भ्वादी हैं उनकी क्या होती है? किनकी धातु संज्ञा होती है? किनकी होती है? क्रियावाची जो भ्वादी हैं उनकी क्या होती है? धातु संज्ञा। ठीक है ना? किसकी धातु संज्ञा होती है? क्रियावाची जो भ्वादी है उनकी धातु। ठीक है ना? का भ्वादी क्या है? तो का भ्वादी में भू धातु है आदि में जिसके। ऐसे पूरे जो 10 गणी है उनमें पठित जो भी हैं उनकी सबकी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। जैसे भू है, अद है, अत है, क्या सिद है, सिच है, सुच है इत्यादि जो भी है सबकी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। भ्वादी एक गण है। भ्वादी क्या? एक गण है। उस गण में पठित कई शब्द हैं, धातु हैं, उनकी क्या होती है? सबकी धातु संज्ञा होती है। ठीक है ना भैया? तो क्रियावाची जो भ्वादी हो उनकी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। ठीक है भैया। अब देखो जैसे
उदाहरण अब देखते हैं हम लोग, कहीं उपसर्ग संज्ञा और धातु संज्ञा करते हैं। ठीक है भैया, एक चीज ध्यान रखना, धातु के दो अर्थ होते, इसका मतलब धातु किसका वाचक रहेगा? क्रिया का। इसका मतलब धातु का क्या अर्थ होगा? क्रिया। ठीक है ना भैया, धातु का अर्थ क्या होगा? क्रिया। धातु किसका वाचक होता है? क्रिया का। ठीक है ना भैया, ये ध्यान रखना। अब देखो उदाहरण है जैसे प्रारछति। क्या उदाहरण है? प्रारछति है, ये गलत लिखा, प्रारछति। अब देखो इसमें प्राधन रिच्छति है। क्या है? प्राधन रिच्छति। अब देखो ये रिच्छति में रिच्छ धातु है। क्या है? रिच्छ गतौ। ये प्रा क्या है? प्रादि है। प्रा क्या है? ये प्रादि है। और रिच्छ क्या है? धातु। क्या है? धातु है। ठीक है ना भैया। अब देखो कैसे धातु है, प्रा की क्या करना है? ये उपसर्ग है। प्रा क्या है? उपसर्ग है, इसकी उपसर्ग संज्ञा करना है। और इस रिच्छ की क्या करना है? धातु संज्ञा करना है। ठीक है भैया। अब कैसे भैया? तो प्रा की पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? उपसर्ग संज्ञा करते हैं। कैसे भैया? तो प्रा क्या है? प्रादि है कि नहीं है? प्रादि में प्रा आता है कि नहीं आता है? इसलिए प्रादि है कि नहीं है? कौन प्रादि है? प्रा। क्यों है? क्योंकि प्रादियों में आता है, प्रा परा इत्यादि में, तो प्रा प्रादि है। उसका क्रिया के साथ योग है। क्रिया कौन है भैया? रिच्छ में कौन सी क्रिया है? रिच्छ किस क्रिया का वाचक है? गति क्रिया का वाचक है। किसका? रिच्छ गतौ। तो रिच्छ किस क्रिया का वाचक है? गति क्रिया का वाचक। उसी को कहते हैं गमनानुकूल क्रिया का वाचक। किस क्रिया का वाचक है? हाँ, जैसे रिच्छ है उसका अर्थ गति है, तो गमनानुकूल क्रिया का वाचक है। पच धातु है, वो किसका वाचक है? पाकानुकूल क्रिया का वाचक है। ठीक है ना भैया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो रिच्छ धातु है, किस क्रिया का वाचक है? गमनानुकूल क्रिया का वाचक है या गति क्रिया का वाचक है। तो गति क्रिया के साथ प्रा का क्या है? योग है, सौच्चारण है। क्या है? योग है, सौच्चारण। इसलिए क्या हो जाएगा? प्रा की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। प्रा की क्या हो जाएगी? रिच्छ की धातु संज्ञा कर लेना, क्योंकि रिच्छ क्या है? क्रिया का वाचक है, इसलिए क्या हो जाएगी? किस क्रिया का वाचक है? गति क्रिया का वाचक है। और वादी है, वादी गण में पठित है, इसलिए क्या हो जाएगी? रिच्छ की। क्यों हो जाएगी रिच्छ की धातु संज्ञा? क्योंकि रिच्छ गति क्रिया का वाचक भी है और वादी गण में पठित भी है, इसलिए रिच्छ की क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा। इस तरह पच की भी धातु संज्ञा कर लेना। क्यों? पच क्या है? पाकानुकूल क्रिया का वाचक है। किस क्रिया का वाचक है? पाकानुकूल क्रिया का। पाकानुकूल क्रिया का वाचक भी है और वादीगण में पठित। वादीगण में पठित भी है। कौन? पच। पच धातु, इसलिए पच की भी क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा। इसी तरह सभी की क्या कर लेना चाहिए? धातु संज्ञा कर लेना चाहिए। कर लोगे ना जी? रिच्छ की करो जल्दी से। रिच्छ की क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा। क्यों हो जाएगी? क्योंकि गति क्रिया का वाचक है। क्योंकि रिच्छ गति या गमनानुकूल क्रिया का क्या है? वाचक है और इसलिए रिच्छ की क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा। रिच्छ की धातु संज्ञा हो गई और प्रा की उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। हाँ, अब लगेगा सूत्र। देखो उपसर्गात धृति धातु। कौन लगेगा? उपसर्गात धृति धातु। अब देखो उपसर्गात रीति धातु, 3 पद का सूत्र है। उपसर्गात रीति धातु। उपसर्गात पंचम में है, रीति सप्तम में है, धातु सप्तम में। रीति धातु का अर्थ है रिकार तदादि विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है रिकारादौ धातु परता। क्या अर्थ होता है? उपसर्गात। कैसा उपसर्ग? तो आता जाता है, जिसे अवर्णांताद उपसर्गात है। अवर्णांताद उपसर्गात रिकारादौ धातु परे पूर्व परे स्थाने वृद्धि रेखा देशा जो अर्थ लिख दिया। अवर्णांत जो उपसर्ग, कैसा उपसर्ग? रेफांत जो उपसर्ग वो नहीं लिया जाएगा है। इवर्णांत जो उपसर्ग वो नहीं लिया जाएगा। कैसा उपसर्ग? तो अवर्णांत जो उपसर्ग, क्योंकि देखो यहाँ प्रा परा अप सम, देखो सम क्या है? मांत है। अनु क्या? उकारांत है। निस क्या है? शांत है। और निर क्या है? रेफांत है। दुस क्या है? शांत है। दुर क्या है? रेफांत है। वी क्या है? इकारांत है। कई तरह के उपसर्ग है कि नहीं है जी? लेकिन हमको कैसा उपसर्ग चाहिए? कब ये वृद्धि करेगा? जब अरे बोलो यार, तब अवर्णांत उपसर्ग से क्या परे हो? रिकारादि धातु परे हो। क्या हो? तो अर्थ क्या हो जाएगा? अवर्णांताद उपसर्गात अव्यवहितोत्तर रिकारादौ धातु परतः
पूर्व परे स्थान है वृद्धि रेखा देशा। तो देखो अवर्णांत उपसर्ग क्या है? प्रा में अवर्णांत उपसर्ग कौन है? पूरा प्रा है कि नहीं है? अरे अवर्णांत प्रा की उपसर्ग संज्ञा किए हो कि नहीं किए हो? ये कैसा उपसर्ग है? अवर्णांत है कि विवर्णांत है? अवर्णांत उपसर्ग कौन हुआ? प्रा। अवर्णांत उपसर्ग से रिकारादि धातु परे कौन है? रिच्छ की किए हो ना? रिच्छ कैसी धातु? रिकारादि है ना? है क्यों है रिकारादि दिव्यांशो? अरे रिच्छ रिकारादि धातु क्यों है? अरे यार ये क्या बोल रहे हो तुम? हम क्या पूछे तुमसे? रिच्छ क्या है? तुम बताओ यार, क्या नाम? खपरिया। हाँ, किसके आदि में? तुम्हारे। हाँ तो बोलो ना, रिच्छ के आदि में क्या है? री है। इसीलिए रिच्छ कैसी धातु है? कैसी धातु है? बहुत बढ़िया। तो दिव्यांशु थोड़ा ध्यान दो बेटा, इतना तुम नहीं जाने यार। हाँ तो रिच्छ क्या है? रिकारादि धातु है। तो बताओ अवर्णांत उपसर्ग से रिकारादि धातु पर कौन है? रिच्छ। इसलिए पूर्व पर के स्थान में यानी आ के और इस री के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी आर। वृद्धि क्या होगी आरी के स्थान में? आर। तो प्राधन आर धन क्षति मिला दो, प्रार्थति, ये प्रयोग बन जाएगा है। तो इस तरह से प्रार्थति प्रयोग बन जाता है। तो इसी तरह से और भी अगर कहीं है तो प्रयोग कर लेना चाहिए, वृद्धि कर लेना चाहिए। प्रार्थति उपार्थति कर लेना है, उपधन रिच्छति बराबर उपार्थति क्या यार? इस तरह से आप बना सकते हो है। आगे क्या है? एंगी पर रूपम सूत्र है, तो उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज इतना पढ़ के अपने वाले विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।